क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल कादिर नहीं हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। वेट, आपने वीडियो बंद नहीं करनी क्योंकि अब्दुल कादिर यहीं मौजूद हैं। लेकिन आज मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब अब्दुल कादिर देते भी हैं, लेकिन कुछ अधूरी चीज़ें रह जाती हैं। तो मैं आज उनसे पूछूंगा कि वो जो ये सारा आपके साथ उनका जो ताल्लुक़ है और जितनी भी इंफॉर्मेशन वो आपके साथ शेयर करते हैं, जो हम नॉर्मली जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर नहीं देखते, लेकिन लोग अब्दुल कादिर को बहुत पूरी दुनिया में फॉलो करते हैं, स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। तो आप लोगों की नुमाइंदगी करते हुए आज मैं आप लोगों के जो सवालात हैं वो रखूँगा अब्दुल कादिर के सामने। अब्दुल कादिर, आपकी हॉट सीट आज मैंने संभाली है। एक तो आज बहुत अहम काबीना का इजलास हुआ है, उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन है वो भी आपसे पूछेंगे, लेकिन स्पेशली जो आपके नाजरीन हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, मैं देखता रहता हूँ कमेंट्स में, वो बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं। वो सवाल जो एक आम पाकिस्तानी के सवाल हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो ये बताएं कि इससे पहले कि हम काबीना इजलास की हवाले से बात करें, पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो आपको फॉलो भी करते हैं इस बुनियाद पर कि आप प्राइम मिनिस्टर को कवर करते हैं। एक सवाल जो लोगों का है और मेरा भी आपसे है, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हर पिछले 2.5 सालों में जो भी सिचुएशन हुई उसको बहुत क्लोजली आपने देखा, प्राइम मिनिस्टर के साथ आपने दौरे भी किए। लोगों की तवक्को ये थी कि इमरान खान की हुकूमत आएगी और एक गैर रवायती तरीके से आते ही जो है वो जो लोग इस मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार हैं उनको पकड़ा जाएगा। एक गैर रवायती सिस्टम, जो पुराना सिस्टम है उससे हट कर काम होगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये चीज़ें नहीं हुई और लोग आपसे पूछ भी रहे होते हैं ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। तो आप एक तो ओवरऑल ज़रा बताएं कि ये जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी वो अभी तक क्यों पूरी नहीं हुई। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इन्होंने कहा कि 2.5 साल हो गए आपको कवर करते हुए प्राइम मिनिस्टर को। ये खुद भी बिल्कुल वैसे ही कवर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ चैनल का फ़र्क है। मैं ARY के लिए कवर कर रहा हूँ और ये एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए कवर कर रहे हैं। और कैमरे के उस पार जो तीसरा बंदा खड़ा हमें रिकॉर्डिंग कर रहा है वो भी दुनिया न्यूज़ के लिए कवर कर रहा है। उमर जट, आपका बहुत शुक्रिया, आपको किसी दिन मिलवाएंगे उमर जट से भी। लेकिन आपने जो रिजवान क्वेश्चन पूछे, एक्सपेक्टेशंस वाकई बहुत है। मैं कॉमेंट सेक्शन में देखता हूँ बहुत सारे लोग पूछते हैं एहतसाब का वादा था, आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी रिकवरियाँ हो गई हैं, कहाँ पे है पैसा, बड़े मगरमच्छ तो आज़ाद हैं। फिर महंगाई का एक ऐसा मसला है जिसके बारे में बहुत सारे सवालात होते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं, हमसे नहीं होते, ये गवर्नमेंट साइड से भी होते हैं और उनसे भी पूछगछ होती है। और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर अपनी तरफ से पूरी जान मार रहे हैं। मैं आज उनकी एक तकरीर सुन रहा था जो 2020 की कामयाबियाँ हैं उसके हवाले से थी और फिर 2019 की कुछ अचीवमेंट्स थी। तो UN जनरल असम्बली का जो सेशन था उसमें उनकी तकरीर थी। वो 30 सेकंड का क्लिप देखकर मैं सोच रहा था यार कितना ज़बरदस्त लीडर हमें मिला, कितना बड़े पाए का एक लीडर मिला जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया सुन रही है, पाकिस्तान का मुकदमा बेहतर अंदाज में पेश कर पा रहा है। लेकिन हमने बदकिस्मती से फंसा के रख दिया कि ऐसे सिस्टम में जिसमें अब प्रायोरिटी इदारों में इस्लाहात नहीं रही, छोटे छोटे चीनी की कीमत पे ज़्यादा जोर है, कीमत, आलू, टमाटर, प्याज। मैं पहले भी कहता हूं कि हमने एक बड़े कद के लीडर को एक बहुत छोटी छोटी चीज़ों में फंसा के रख दिया। ये करने के काम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के थे भी और इस लेवल के नहीं थे। मॉनिटरिंग होती, उनकी तरफ से डायरेक्शन जाती और फिर आगे सिस्टम पूरा वर्क करता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक बंदा दिन रात एफर्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, इजलास पे इजलास हो रहे हैं, लेकिन आउटकम इसलिए नहीं निकल पा रहा कि सिस्टम उस बंदे की एफर्ट्स को सपोर्ट नहीं कर रहा। जितनी वो कोशिश कर रहा है दिन रात, आगे सिस्टम कुछ डिलीवर करे तो फिर है ना, एक बंदा तो सारा कुछ नहीं कर सकता। तो अब ये बात कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ने भी रियलाइज़ कर लिया है कि मुझे इसी सिस्टम के साथ रह के ही आगे चलना है, इसी में बेहतरी करनी है। अगर मसला ये है कि अगर अब इस सिस्टम की बेहतरी में पढ़ते हैं तो टाइम बहुत गुजर चुका है। अगर सिस्टम की बेहतरी में जाते हैं तो मामलात और ख़राब होंगे और लोग और माफियाज और बड़े बड़े नेटवर्क आपके पीछे पड़ेंगे और आपको नाकाम करने की कोशिश करेंगे। और हर दिन पता नहीं कितनी कोशिश होती हैं जिनसे निबटते हैं। लोग पूछते हैं ये इंक्वायरी आई, इसका आउटकम क्यों नहीं आया, तेल, चीनी, आटा, गंदम, ये सारी चीज़ों की इंक्वायरीज आई, लेकिन कहाँ है आउटकम, कहाँ है आउटकम? इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि सिस्टम चलने दे ही नहीं रहा है। कोशिश हो रही है लेकिन जैम किया जा रहा है। आपने शब्बर जैदी साहब का कल या परसों जो 2 इंटरव्यूज़ हैं आपने वो सुने, उसने कहा इमरान खान जैसा बंदा
नहीं मिल सकता। इसकी कदर कर लें, दयानतदार है, ईमानदार है और नेक नीयती से मुल्क को आगे चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं नाकाम क्यों हुआ? इस सिस्टम की वजह से। इस सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हैं जो मुझे चलने नहीं दे रहे थे, और मैंने सोचा कि एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, मैं भी अपना सारा कुछ छोड़ के, एक टॉप कंसल्टेंट वो आके ये कह रहा है कि मुझे नहीं चलने दिया गया। तो सोचें प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कितनी साजिशें हो रही हैं। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त समराइज़ किया अब्दुल कादिर ने कि कोशिश की कि सिस्टम को तब्दील करें, लेकिन उसका जो रुकावटें डली उसका नुकसान फिर ये हुआ कि चीनी और आलू टमाटर की कीमतों में इंडल्ज होना पड़ा। और यही बदकिस्मती रही कि जब आप सिस्टम को चेंज करने के लिए जाते हैं तो आपको उस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है कि जो सिस्टम के बेनिफिशरीज होते हैं वो अब नहीं चाहते कि सिस्टम चेंज हो। और हमने ये पिछले 2.5 सालों में देखा है। मैं आपसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या दिन में 2 बंदों से मुलाकात करनी पड़ जाए, तीसरे बंदे से आपका मिलने को दिल नहीं करता कि यार टाइम नहीं है? एक बंदा सुबह से लेके शाम तक बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहा है, हर बंदे की ओपिनियन ले रहा है, ये सरदर्दी नहीं है? कितना मुश्किल काम होता होगा। आप दिन में कोई 10-12 इजलास कर रहे हैं और हर इजलास में बैठे बंदे की बात सुननी है, चीज़ें याद रखनी है, इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना है। कितने मसले हैं जिनमें एक बंदा फंसा हुआ है, उसको थोड़ा सा 10% भी ये सिस्टम सपोर्ट कर दे खान साहब को जो ये करना चाह रहे हैं, तो बहुत बेहतरी हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2.5 साल गुजर गए हैं और अपोजिशन पीछे पड़ी हुई है। उन मामलात को भी देखना है। अगर अपोजिशन को छोड़ के आवाम की तरफ जाते हैं तो फिर भी मामला ठीक नहीं है। तो ये थोड़ा सा मामला है जहाँ पे आके चीज़ें स्टक हो जाती हैं। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी है, जो पूरा एक निज़ाम है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि जो आपका ये शिकवा रहता है कि ये रिवायती निज़ाम क्यों लेकर चल रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि अभी जब बैट्समैन जाता है विकेट के ऊपर और जो कंडीशंस होती हैं उसके मुताबिक वो खेलता है, तो अभी जो कंडीशंस हैं वो साजगार नहीं है। तो इस वजह से फ़िलहाल पीएम टुक टुक और सिंगल डबल पे ही चल रहे हैं। खैर, ये चीज़ें लगी रहेंगी और आपसे मज़ीद भी पूछेंगे। लेकिन आज बहुत कुछ अहम चीज़ें हुई हैं। एक तो वफाकी काबीना के अंदर कोई गर्मा गर्मी हुई है। एक वाक़या जो हाल ही में हुआ है इस्लामाबाद में, बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ है, और उसके ऊपर आज काबीना ने बहुत सख्त रद्द अमल दिया है कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप एक स्टूडेंट आए और उसको आपने गोलियां मार दी पुलिस ने। एक तो ये बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद जब से वज़ीर दाखिला बने तो बहुत सारी चीज़ें अचानक से इस्लामाबाद में होना शुरू हो गई हैं। आज फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद अहमद के दरमियान इस वाक़े को लेकर कुछ थोड़ी बहस मुबासा भी हुआ है। वो एग्जैक्टली क्या था? देखें, आज वो नौजवान जो है उसामा सत्ती, उसकी शहादत के मामले पर काबीना में आज बहस हुई। बाबर अवान साहब ने ये मामला रेज़ किया, फवाद चौधरी ने ये मामला रेज़ किया, और अल्टीमेटली क्वेश्चन तो इंटीरियर मिनिस्ट्री से होना था ना, पुलिस उनके अंडर है, सारा कुछ तो शेख रशीद ने जवाब देना था और सारा बताना था। लेकिन शेख साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ऐसे मामलात होते रहते हैं और ये पुलिस से ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं। हाँ, ये चीज़ें होती रहती हैं और इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करके काबीना के लेवल पर इतना ज़्यादा बहस व मुबाहिसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको कन्फ्रंट किया फवाद चौधरी साहब ने और उन्होंने कहा कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं शेख साहब, ये बड़ी कोल्ड ब्लडेड स्टेटमेंट है आपकी, क्योंकि इस तरह के वाक़यात के ऊपर हुकूमतें सोच में पड़ जाती हैं और उन्हें कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। तो हम कैबिनेट में ये मामला क्यों डिस्कस ना करें, या ये मामला है ही कैबिनेट में डिस्कस करने के लिए। तो ये थोड़ा सा मामला वहाँ पे थोड़ा बहस मुबाहिसा हुआ। फिर बाबर अवान साहब ने भी ये मामला उठाया और उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का कुछ इजहार किया। तो मैंने कुछ रेलेवेंट लोगों से बात भी की, पूछा भी, और वाकई कुछ इस तरह से स्टेटमेंट हुई। लेकिन फिर शेख रशीद साहब ने पूरी ब्रीफिंग दी कैबिनेट को, और फिर प्राइम मिनिस्टर को अलग जाके भी उन्होंने ना सिर्फ इस इस्लामाबाद वाले वाक़े की, फिर जो बलूचिस्तान में, यार वो देख कितना जुल्म हुआ बलूचिस्तान में बेचारे निहत्ते लोगों के ऊपर, वो तो मतलब बयान ही नहीं किया जा सकता। हाथ बंदी लाशें और क्या गुजरी होगी उन लोगों पे। और मुझे इस बात का दुख है कि इस सख्त मौसम में हर बार ही उनके साथ ये हो जाता है, इस तरह होता है। और वो सॉफ्ट टारगेट है, दुश्मन का सबसे सॉफ्ट टारगेट यही है कि शिया सुन्नी फसाद किया जाए, और उसके लिए वो हमेशा और से इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के पास थी पहले से, बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है, कुछ होने जा रहा है, और सिविल मिलिट्री जो हाई ऑफिशल्स हैं वो आपस में एक्सचेंज कर रहे थे ये चीज़ें। तो अभी भी प्राइम मिनिस्टर की मुसलसल नज़र है इस पर, और उन्होंने भेजा भी था शेख साहब को, लेकिन वहाँ से मैसेज आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए। तो अब ये बात भी प्राइम मिनिस्टर को आज कन्वे की गई है, और कुछ वज़रा का ये ख्याल भी है कि प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए। बिल्कुल। शेख रशीद को जब वज़ीर दाखिला बनाया गया तो जो पीटीआई के लोग हैं वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा जी अपोजिशन को टफ़ टाइम देने के लिए एक बेहतरीन बंदे का इंतखाब किया गया है।
आज काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद जो है वो वज़ीर आज़म से मुलाकात की, और स्पेशली जो PDM ने अब ऐलान किया है कि 19 दिसंबर को इस्लामाबाद आ रहे हैं। इस्लामाबाद में वो रेड जोन में आने की इजाज़त मांग रहे हैं, और इस हवाले से वज़ीर दाखिला का किरदार बड़ा अहम है। बट सरप्राइजिंगली आज इस मुलाकात में कुछ अहम डेवलपमेंट हुई है और रेड जोन तक रसाई देने का फ़ैसला हुआ है, और वो यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं तो आपके लिए मसला हो सकता है, क्योंकि आप भी 126 दिन यहाँ बैठे रहे और हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दिया। मैंने उस 126 दिन का एक एक लम्हा कवर किया हुआ रिजवान, और मुझे पता है कि रेड जोन में आके बैठना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। आप बैठ के दिखाएं यहाँ पे 126 दिन, वो भी इस मौसम में। 10 दिन नहीं बैठा जाएगा, बहुत मुश्किल काम है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक और मौका दिया है PDM को कि अगर कहीं और पे कामयाबी नहीं हो रही, रेड जोन में आना चाहें तो यहाँ पे भी आके देख लें। जो पहले ये कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि पहले कहा जा रहा था कि हम कंटेनर देंगे, अभी हमें खुल के जलसे जुलूस करने की, मुजाहरा करने की भी परमिशन नहीं दी जा रही। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड या ओपन प्लेइंग फील्ड, जो भी आप कहना चाहें, वो देने का फैसला किया कि ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, वो भुगत चुके हैं 126 दिन। 10 दिन मुश्किल हो जाता है, आपको लोगों को लेके आना, बिठाना मुश्किल काम है। मेरा ख्याल है अगर अपोजिशन आके एहतजाज करना चाहे तो एक दिन से ज़्यादा नहीं होगा, और एक दिन भी पूरा नहीं, चंद घंटों से ज़्यादा नहीं होगा। तो आके कर लें एहतजाज, बजाय इसके कि आप उनको रोकें, पुलिस फोर्स यूज़ करें और फिर उनका शो खुद हुकूमत कामयाब कराए मुल्तान की तरह। तो उससे बेटर है कि उनको मौका दे दें, आएँ, आके अपना एक डेमोन्स्ट्रेशन जो करनी है करके वापस चले जाएंगे। अगर बैठना भी चाहें तो बैठ जाएँ। गवर्नमेंट को मेरा नहीं ख्याल इससे कोई मसला होने लगा, क्योंकि इस मौसम में आपके कारकुनों को ला के यहाँ पे बिठाना बहुत मुश्किल है, और इसका इतराफ़ वो खुद कर चुके हैं कि कारकुनों की सहूलत और मौसम को पेश नज़र रख के कोई फैसला होगा। तो ये PM साहब ने उनको एक बार फिर फंसा दिया है कि उनको ये मौका ही नहीं दे रहे कि हम आपको करने नहीं देंगे, उनको कहा है कि आओ करो। देखते हैं जी। शेख साहब ने एक अच्छा फैसला किया है कि अपोजिशन को एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन रेड जोन के अंदर एहतजाज अपोजिशन का होगा तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि अपोजिशन यहाँ पे बैठेगी या ये वन डे इवेंट होगा और हमेशा की तरह जैसे जलसा होता है वो खत्म हो जाएगा। PM की एक लाइन आप भूल गए जो उन्होंने कहा कि आगे बैठें, जो करना है करें, लेकिन कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है वो रेड जोन के अंदर तो फिर ये सारी चीज़ों की इजाज़त वैसे भी नहीं होती।